कल की क्लास में अपन जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे, सारे टर्म्स जो आगे जेनेटिकल स्टडीज में यूज होंगे। आज अपन पढ़ेंगे मेंडलिज्म, मेंडल से रिलेटेड डिस्कवरीज, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल प्लांट के बारे में और मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। So today we'll study about Mendelism. Mendel was influenced by scientist Unger and Doppler. मेंडल ने अपनी स्टडीज और अपने जो आगे के एक्सपेरिमेंट्स है उसके रिलेशन में भी अपन कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर मेंडल वॉज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 and he died in 1884. मेंडल के इस लाइफ स्पैन के बीच में मेंडल ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया। He graduated from University of Vienna in mathematics and biology. Then he settled at Brunn, a place now which is in Czechoslovakia, as a father of Augustinian monastery. He joined that monastery, and during the year 1856 to 1863, during the span of 7 years, he carried out his famous hybridization experiment on pea plant in the garden of the monastery where he was serving as a priest. So during the span of 7 years, he carried out approximately 10,000 hybridization experiments. During the span of 7 years, Mendel carried out 10,000 hybridization experiments, and his data was published in local journal of Brunn Natural History Society. Brunn Natural History Society in 1865. मेंडल ने 7 इयर्स तक ब्रून के ऑगस्टिन मॉन्स्ट्री में, जहां वो फादर की तरह सर्व कर रहा था, वहां के गार्डन में 10,000 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ब्रून के एक लोकल जर्नल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1865 में पब्लिश किया। His paper was titled as experiments in plant hybridization. His paper was titled as Experiments in Plant Hybridization. He read his paper in the year 1866. Now, after publishing his paper, he was asked to reproduce his work on some other plant. मेंडल ने पी प्लांट पर अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने के बाद मेंडल को दूसरे प्लांट पर भी अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कहा गया। अब मेंडल को पी प्लांट सिलेक्ट करने का आइडिया कहां से आया? सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कोलर्यूटर ने किया था टोबैको प्लांट पर। फर्स्ट hybridization
experiment was done by Colruyter on tobacco plant. P पर सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन Knight and Gauss performed hybridization on P plant before Mendel. तो मेंडल से पहले पाइसम सैटिवम दैट इज गार्डन पी पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाइट और गॉस ने परफॉर्म किए थे. देन मेंडल सिलेक्टेड दिस प्लांट मटेरियल टू कैरी आउट हिज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 7 इयर्स तक परफॉर्म किए गए 1856 से 1863 तक. पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1865. मेंडल वर्कड ऑन अनदर प्लांट टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स व्हिच ही गॉट देम pea plant, but he failed to do so. Mendel died in the year 1884. During the lifetime of Mendel, his work was not recognized. Mendel की death 1884 में हो गई थी. तब तक इसके laws या इसके work को complete recognition नहीं मिली थी. In 1901, 3 scientists performed hybridization experiment. पहले Mendel died in 1884 without getting any recognition for his work. Then 1900 सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट जो इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पे अपने वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन पे, उन तीनों ने मेंडल के वर्क को पढ़ा. दे वेर इम्प्रेस्ड बाय मेंडल्स वर्क. सो इन 1901 मेंडल्स वर्क वाज रीपब्लिश्ड. मेंडल वाज अवॉर्डेड टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड हिज वर्क वाज फॉर्मुलेटेड एज बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. नाइनटीन हंड्रेड में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी विरिस, कार्ल कोरेंस and von Schirmacher रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ. ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया. 1901 मेंडल्स वर्क was republished. 1901 में मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किया गया. ह्यूगो डी विरिस अवॉर्डेड मेंडल एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल किसने अवॉर्ड किया? ह्यूगो डी विरिस ने. और मेंडल के वर्क को, जो भी डेटा मेंडल ने दिया था, उस डेटा को बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था कार्ल कोरेन ने. तो ह्यूगो डी विरिस अवॉर्डेड Mendel as father of genetics. And Carl Corens republished
Mendel's law, Mendel's work as three basic laws of inheritance. Republished Mendel's work as three basic laws of inheritance. कार्ल कोरेंस ने मेंडल के सारे वर्क जो डेटा मेंडल ने दिया था उस डेटा को कंबाइन करके तीन बेसिक इनहेरिटेंस के लॉ प्रपोज किए थे. ओके, तो ये बेसिक डिस्कवरी. अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. मेंडल ग्रिगोर जोहान मेंडल, दैट इज G.J. Mendel, was born in 1822, died in 1884. मेंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में, एंड ही जॉइंड an Augustinian monastery of Brunn as a father and started serving there as a priest. During the year 1856 to 1863, during these 7 years, he carried out his famous hybridization experiment on pea plant. During this span, he performed 10,000 hybridization experiments. जो भी data ये result obtain किए गए, those data were published in 1865 in local journal of Brunn named as Natural History Society. पेपर का टाइटल था Experiments in Plant Hybridization. Then in 1866 he read out his paper, but when he was asked to reproduce his work on other plant, he failed to do so. Mendel died in the year 1884. During his lifetime, he didn't got any recognition for his work. 1900 में तीन साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे वेरेज, वेन शेमार्क rediscovered Mendel's law. 16 years after his death, he was awarded title of father of genetics. And कोरेंस ने मेंडल के डेटा को बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था. ओके, तो ये जनरल हिस्ट्री है मेंडल की लाइफ से रिलेटेड. बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, स्पेशली एक्सपेरिमेंट्स कितने साल के लिए किया गया, कब किया गया, पेपर का टाइटल क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया. तो रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल. Mendel selected garden pea. Garden pea. Scientific name Pisum sativum. Chromosome number 2n is equal to 14 as material for his hybridization experiment. मेंडल ने पाइसम सैटिवम को मटेरियल की तरह यूज किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए. Why he selected Pisum sativum? Reason. सबसे पहला रीजन, शॉर्ट लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 से 3 महीने की. प्लांट 2 से 3 महीने में सीड से जर्मिनेट होके अगेन इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बाय फॉर्मिंग द सीड्स. सेकेंड रीजन, predominantly self pollinated. प्लांट प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पोलिनेटेड नेचर वाला होता है, बट फ्लावर का साइज लार्ज है जिसकी वजह से इजी क्रॉस पोलिनेशन कैन बी कैरीड आउट. सो नेक्स्ट रीजन, इजी क्रॉस पोलिनेशन is possible. इजी क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा होता है. नेक्स्ट रीजन, प्रोड्यूसेस abundant seeds. बहुत सारी सीड्स का प्रोडक्शन होगा. एक फ्लावर प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स सो दैट द प्रोजेनी कैन बी इजीली स्टडीड. नेक्स्ट रीजन, जर्मिनेशन of seeds is easy. सीड्स का जर्मिनेशन इजी है. नेचुरल डॉर्मेंसी ऑब्जर्व नहीं की जाती प्लांट पत्ती में, सो दैट जो भी सीड्स ऑब्टेन की गई हैं वो इजीली जर्मिनेट होकर नए जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, डिस्टिंक्ट
distinct pair of contrasting characters present. मेंडल ने P को सिलेक्ट किया, उसमें डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाज प्रेजेंट. कैरेक्टर मेंडल selected 7 pairs of contrasting character. Mendel selected 7 pairs of contrasting characters. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो कैरेक्टर पे आएंगे. तो यहाँ अपन कैरेक्टर्स के नाम पढ़ेंगे. कौन सा डोमिनेंट है एंड विच वन इज रिसेसिव. कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल एंड रिसेसिव कैरेक्टर. पहला कैरेक्टर जिसे मेंडल ने स्टडी किया था इज प्लांट हाइट. Tall is dominant, dwarf is recessive. Plant height, tall, dominant, dwarf, recessive. Second, flower position. Flower position, axillary and terminal. Third is flower color, red or purple. Some books will find term red, in some purple, that is same. And recessive character is white. Then fourth, pod. Pod means fruit of P, that is pod shape. Inflated and constricted. हाइट टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है. फ्लावर की पोजीशन एक्सिल पे ग्रो कर रहा है, ये टर्मिनल है. फ्लावर कलर रेड या पर्पल. पॉड शेप में इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्शन. अब मटर या पी के पॉड्स देखे होंगे, जनरली दो तरह के पॉड्स आते हैं. कॉमनली इस तरह का आता है जिसकी सरफेस ऊपर से स्मूथ होती है. कुछ पॉड्स इस तरह के होते हैं जिसके सरफेस पे ऐसे मार्क्स नजर आते हैं. यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट बाय ओनली फ्रॉम द सरफेस. दिस इज इन्फ्लेटेड हैविंग स्मूथ कवरिंग, कॉमन अकरेंस का, बिकॉज ये डोमिनेंट कैरेक्टर है. एंड दिस वन इज कंस्ट्रिक्टेड विच इज द रिसेसिव कैरेक्टर. तो ये कम अकर करता है. सो पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, दो कंडीशन देखी जाती है. देन pod color, green is dominant and yellow is recessive. Sixth character, cotyledon color. Sixth is cotyledon color. Yellow is dominant, green is recessive. अब यहाँ पे ये जरूर याद रखना, पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है, जबकि कॉटिलेडन कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है. इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये दो टर्म्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि किसमें डोमिनेंट था, किसमें रेसेसिव था. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट. पाइसम सैटिवम जो कॉमनली अवेलेबल है वो ग्रीन कलर का होता है. रेयरली यू विल सी पॉड व्हिच इज येलोइश इन कलर. But cotyledon color में yellow is dominant, green is recessive. Next, seventh, seed shape, round and wrinkled. यानी सीड इस तरह की, एक सीड ऐसी जो सरफेस से बिल्कुल स्मूथ है, दूसरी सीड इस तरह की जिसपे सरफेस पे इस तरह से थोड़े से रिंकल
जाएंगे. So round and wrinkled. Round is dominant, wrinkled is recessive character. ये 7 पेयर कैरेक्टर के मेंडल ने स्टडी किए थे. अकॉर्डिंग टू मेंडल बाइसम सैटिवम का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14. दैट इज 7 पेयर्स है क्रोमोसोम के. मेंडल ने ये माना था कि ये 7 पेयर्स जो मेंडल ने स्टडी किए हैं ये 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. बट एक्चुअली इट वाज नॉट सो. लेटर रिसर्च रिवील्ड दैट कि जो 7 पेयर्स हैं जिन्हें मेंडल ने स्टडी किया था ये 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे नहीं थे. According to Mendel, these 7 pairs of character were located on 7 different chromosomes, but actually it was not so. According to Mendel, these 7 pairs of character were located on 7 different chromosomes. But later research revealed that कि जितने 7 pairs मेंडल ने स्टडी किए थे they were located on 4 chromosomes. Later research revealed that these 7 pairs of character were located on 4 chromosomes. 7 pairs 7 क्रोमोसोम्स पे नहीं थे, 7 क्रोमोसोमल पेयर पे नहीं थे, बट 4 पेयर पे थे. किस पे? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7. फर्स्ट पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सेवेंथ पेयर. इन फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ क्रोमोसोमल पेयर पे ये 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे जो मेंडल ने स्टडी किया था. अब मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये 7 डिफरेंट क्रोमोसोमल पेयर पे थे. मेंडल वाज लकी दैट लिंकेज वाज एब्सेंट बिटवीन दीज क्रोमोसोम्स. मेंडल ने जब स्टडी किया तो इन कैरेक्टर्स के बीच में, इन जीन्स के बीच में लिंकेज नहीं थी. अगर लिंकेज होती तो मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी दैट कंप्लीट डिस्कवरी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो नहीं ऑब्जर्व किया जाता. तो मेंडल ने पी को सिलेक्ट किया, पी के 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की. मेंडल ने ऐसा माना कि ये 7 कैरेक्टर्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोमल पेयर्स पे अकर करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था. ये सिर्फ 4 क्रोमोसोम पर अकर करते हैं. कौन से क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7. मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, व्हाट वाज द मेन रीजन कि मेंडल सक्सेसफुल था, दो ही डिडंट गॉट रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क. मेंडल से पहले भी साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. तो reasons for Mendel's success in his hybridization experiment. What were the main reasons why Mendel became successful but other scientists at that time were not successful in their hybridization experiment? First reason, selection of pea plant.
ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्या एडवांटेजेस थे मेंडल को पी प्लांट पर जो दूसरे प्लांट पर इसे नहीं मिल पा रहे थे. So this was one reason. Second, studied single pair of contrasting character. Studied single pair of contrasting character at a time. मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक वक्त पे स्टडी किया था. सो ही मेड अटेम्प्ट्स टू स्टडी सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए टाइम. सारे कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी नहीं किए थे. नेक्स्ट रीजन वाज परफॉर्म्ड क्रॉस and reciprocal cross. Performed cross and reciprocal cross for each set of character. Each set of characters selected by Mendel. So Mendel performed cross, at the same time performed reciprocal cross for each set of character which Mendel selected. Yani during the span of 7 years, he carried out 10,000 hybridization experiments. Next was data obtained from cross. Data obtained from cross was analyzed statistically. Was analyzed statistically. जो भी डेटा मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस से ऑब्टेन किया वो सारे डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया गया था. दिस वाज द मेन रीजन व्हाई मेंडल बिकेम सक्सेसफुल. One of the reason more than this was जो भी कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे उन कैरेक्टर्स में लिंकेज नहीं थी. अगर लिंकेज प्रेजेंट होती तो इनहेरिटेंस पैटर्न ये नहीं होता जो मेंडल ने देखा था. सो मेंडल वाज लकी दैट लिंकेज वाज एब्सेंट बिटवीन द जीन्स between the characters studied by Mendel. Okay, though he was successful but still he didn't got recognition during the lifetime. मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था लेकिन अपने पूरे लाइफ स्पैन में मेंडल को अपने वर्क के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिली. व्हाट वाज द रीजन फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क? रीजन फॉर नॉन recognition of Mendel's work. Now, what was the reason why Mendel work, though was successful, though Mendel was successful in his experiment, but his work was not recognized? First reason, he was not a scientist. मेंडल साइंटिस्ट नहीं था इसलिए साइंटिफिक वर्ल्ड में मेंडल की कोई पर्सनल रिकॉग्निशन नहीं थी. सेकेंड, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन लोकल जर्नल ऑफ Brune with very little circulation. जिस जर्नल में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था वो जर्नल लोकल नेचर वाली थी जिसका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन नहीं था. इसलिए मेंडल का वर्क वाइड स्प्रेड हो ही नहीं पाया. It couldn't reach to scientists throughout the world. Next reason is
जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया तो मेंडल वाज आस्क्ड टू रीप्रोड्यूस हिज वर्क ऑन अनदर प्लांट। मेंडल ने पाइसम सैटिवम पर अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद मेंडल से कहा गया कि अपने वर्क को दूसरे प्लांट पर प्रूव करके दिखाया जाए। द प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल वाज हॉकवीट, दैट इज हाइरेशियम। मेंडल ने 6 साल तक अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फिर से हाइरेशियम पे किए, बट रिजल्ट सेम नहीं आए। Later on, it was found that Hyraceum reproduces parthenogenetically. Sexual reproduction of जो process है वो उतना distinctly नहीं होता इस plant में। तो Mendel failed to reproduce his work on plant hawkweed, that is Hyraceum। हाइरेशियम यानी हॉकवीड पर मेंडल अपने वर्क को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। He failed to reproduce his work on hawkweed. Later on, it was found that hawkweed parthenogenetically ही reproduce करते हैं। लास्ट रीजन, 1865 में जब मेंडल ने अपना वर्क रिप्रोड्यूस किया, साइंटिफिक वर्ल्ड वाज बिजी विद चार्ल्स डार्विन बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो साइंटिफिक वर्ल्ड at that time was busy with work of origin of species। चार्ल्स डार्विन के वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के स्टडी में, उसके एनालिसिस में साइंटिफिक वर्ल्ड बिजी था। मेंडल साइंटिस्ट नहीं था, फेमस पर्सनालिटी नहीं था, हेंस मैक्सिमम साइंटिस्ट कुड नॉट बी अवेयर अबाउट द मेंडल्स पब्लिकेशन। मेंडल के पब्लिकेशन का लोकल नेचर, जिस जर्नल में उसने पब्लिश किया था वो एक स्पेसिफिक प्लेस तक ही कंसाइज थी, वाइड सर्कुलेशन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला मेंडल के पब्लिकेशन के बारे में। So these were the reasons. Though Mendel was successful in his experiment, still he didn't got any recognition for his work during his lifetime. These are the main reasons. Now Mendel ने अपने hybridization experiment को किस तरह से किया, टेक्निक डेवलप क्या की थी? मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए किस तरह की टेक्निक डेवलप की? मेंडल की टेक्निक का नाम है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो टेक्निक डेवलप की, उस टेक्निक को इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक कहा जाता है। इमैस्कुलेशन क्या है? एक फ्लावर से बर्ड कंडीशन में, यंग कंडीशन में, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन, फ्लावर बर्ड इज ओपन, एंथर्स आर कट एंड रिमूव। अगर एंथर्स को काट के निकाल दिया जाएगा तो जो फ्लावर है वो फ्लावर कौन से फ्लावर की तरह फंक्शन करेगा? इट विल फंक्शन एज फीमेल फ्लावर। इस फीमेल फ्लावर को एक बैग से कवर कर दिया जाता है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अदर पोलन ग्रेन्स। जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, बैग विल बी रिमूव, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को पोलिनेट किया जाएगा, अगेन द फ्लावर विल बी कवर्ड बाय बैग सो दैट फ्रूट कैन बी फॉर्म्ड। सीड्स आर कलेक्टेड and shown to obtain F1 generation. So this was the technique developed by Mendel. मेंडल ने सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया।
इमैस्कुलेशन है रिमूवल ऑफ anthers, removal of anthers from young immature flower, removal of anthers from young immature flower. यंग इमेच्योर फ्लावर से जब एंथर रिमूव किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमैस्कुलेशन. Emasculated flowers will function as male flower. Emasculated flowers are used as female parent. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इमैस्कुलेटेड फ्लावर को फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया जाता है. Emasculated flower serves as female parent. Bagging is done. Bagging is done to prevent contamination from foreign pollen. बैग से कवर कर दिया जाएगा so that foreign pollen, unwanted pollen cannot bring about pollination or contamination of the flower. Then on maturity, stigma is pollinated with pollen grain from desired pollen. जब फ्लावर मेच्योर हो जाएगा, स्टिग्मा मेच्योर हो जाएगा, तो उस स्टिग्मा पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन, फॉर एग्जांपल अगर फीमेल प्लांट टॉल लिया गया है तो ड्वार्फ पेरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर पोलिनेट किया जाएगा. इसके बाद अगेन कवर्ड बाय बैग. बैग से कवर कर दिया जाएगा. देन आफ्टर फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट सेट होगा. फ्रूट्स आर कलेक्टेड, सीड्स आर शोन टू ऑब्टेन फर्स्ट जनरेशन. Fruits are collected on maturity and are sown to obtain F1 or first generation. जब फ्रूट्स हाइब्रिड के फ्रूट सीड्स को शो किया जाएगा तो जो प्लांट डेवलप होंगे वो कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? F1 जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन. नाउ F1 इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू अंडरगो सेल्फिंग. F1 में सेल्फिंग होती है जिससे F2 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन किए जाते हैं. F1 are allowed to undergo selfing to obtain F2 generation. F1 are allowed to undergo selfing to obtain F2 जनरेशन. सो सेल्फिंग से F2 जनरेशन ऑब्टेन की जाती है. F2 जनरेशन के रेशियोज डिटरमाइन किए जाते हैं. ये टेक्निक दैट इज इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक मेंडल ने यूज
मेंडल ने पहले मोनो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर डाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके बेसिस पर 3 बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मुलेट किए गए थे।